साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सेल्फ के पांडे। हम बात करेंगे, आज रीस्टार्ट कर रहे हैं एक तरह से, हम इसके बीच में एक लंबा ब्रेक हो गया। तो इंडियन इकोनॉमी के इस सेशन से मैंने जो स्टार्टिंग की है आपके लिए, वो हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस से की है। तो आज इंडियन इकोनॉमी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें आप देख रहे हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चैप्टर वाइज में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट का होगा, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम आज 15 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। वैसे तो ये ऑल एग्जाम क्वेश्चंस हैं आपके, कोई भी कंपटीशन आप देंगे, इंडियन इकोनॉमी से जो क्वेश्चंस आएंगे वो सब आपको इसमें मिलेंगे। इसमें जो स्पेशल होगा वो ये होगा, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट लगी आपके लिए, कि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस में जो हमारे 4 ऑप्शन होंगे, वैसे तो आंसर आपको कहीं भी मिल जाएंगे, बट उनके जो 4 ऑप्शन होंगे हम बहुत ही डिटेल्स में उनको एक्सप्लेन करेंगे, और उनके एक्सप्लेनेशन में हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम टॉपिक हमारे करंट से कोरिलेट करने के लिए। जैसे बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन जब बने थे दैट टाइम उनका आंसर कुछ और था, बट तब तक अभी करंट, क्योंकि करंट इकोनॉमी चेंज होती रहती है, तो जो करंट डेटा है उनसे हम उसको अपडेट करके आप तक पहुंचाएंगे। एक तरह से आपकी करंट इकोनॉमी भी तैयार हो जाएगी और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके करंट आंसर आपको मिलेंगे। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से एक तो हमारा आंसर है, वो तो आपको हम बताएंगे ही, बाकी 3 जो रॉन्ग हैं बट वो भी किसी दूसरे क्वेश्चन के आंसर होंगे, तो उन पर भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बात करेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है एक के साथ 3 फ्री वाला कॉन्सेप्ट यहाँ हम देखेंगे। एक क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका एक राइट आंसर जानने के साथ साथ बाकी के 3 ऑप्शन, अदर 3 क्वेश्चन के आंसर हमारे बनेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन के साथ 3 और क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन के आंसर हमको मिल पाएंगे। तो इसके लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट से, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ही है बहुत ही नॉर्मल से यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, बहुत आसानी से आप इनको प्रैक्टिस कर पाएंगे। और मुझे लगता है ये पूरी सीरीज के अगर क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत सारे आंसर तो आपको यही मिल जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के जो एक्सप्लेनेशन हैं इनमें से नए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। जो नए एग्जाम आएंगे उनमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का रखा है? भारत ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का टारगेट रखा है? बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और आप देख रहे हैं करंट इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 वर्ष 2022, ऑप्शन बी वर्ष 2024, ऑप्शन सी वर्ष 2026, ऑप्शन डी वर्ष 2030। अब करंट इकोनॉमी से है तो जाहिर सी बात है कि जो आंसर है वो तो अभी चेंज होगा नहीं, सरकार ने टारगेट रखा है। तो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने का जो टारगेट रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हमारा राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2024 सरकार का लक्ष्य है। पर ये 2024 शॉर्ट में तो हमने समझ लिया 2024, इसको अगर हम डिटेल्स में देखना चाहें, थोड़ी सी इसकी व्याख्या करना चाहें, तो हम इसको किस तरह से देख सकते हैं। देखिए 2019 में सरकार द्वारा ये टारगेट रखा गया था 2019-20 के बजट में। 2019-20 को जो बजट पेश किया था भारत सरकार ने, इस बजट में ये टारगेट रखा गया था कि 2020 से लेकर के 2025 तक, यानी कि 5 वर्षों में, ये कोई एक वर्ष के लिए नहीं है। आंसर तो है 2024, लेकिन एक वर्ष में हम $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए सरकार ने जो टारगेट रखा था, यानी कि जो विजन रखा था, वो बजट के माध्यम से, आप जानते हैं सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को बजट के माध्यम से प्रस्तुत करती है, तो वो बजट था हमारा 2019-20 का। और उसमें जो प्रपोजल रखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें ये कहा गया कि 2020 से 25 के जो 5 साल होंगे, इन 5 सालों में इंडिया की जो जीडीपी वैल्यू है, यहाँ पर ये भी बता दें कि जो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो टारगेट है, इसका मतलब क्या है, हमारी जो जीडीपी होगी, जीडीपी के बारे में आगे हम बात करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, उसकी जो वैल्यू होगी वह 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जानी चाहिए। वहां तक अपने प्रोग्रेस को लेकर के जाना है, अपने प्रोडक्शन फोर्स लेवल तक लेकर के जाना है। और इसके लिए जो टारगेट रखा उसको 5 साल का समय दिया सरकार ने। 2020 से 2025 के 5 सालों में इंडिया को 5 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट अचीव करना है। तो आंसर में आप देखेंगे 2024, 2022, 2026, 2030, राइट आंसर हमारा होगा 2024। लेकिन अगर ये डिटेल्स में जो नए क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि हर एक क्वेश्चन में और नए क्वेश्चन हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 5 ट्रिलियन डॉलर विजन सरकार द्वारा किस बजट में प्रस्तुत किया गया था। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोबेबल क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बजट 2019-20 में। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए सरकार ने कितना समय निर्धारित किया है। तो समय यानी कि टाइम ड्यूरेशन है हमारा 5 इयर्स, कब से कब तक है, 2020 से लेकर के 2025 तक, 5 साल में हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे, ऐसा सरकार ने विचार रखा है, प्रोविजन रखा है। अब देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं तो एक नया क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ही है और नए क्वेश्चन आना और उनके आंसर तैयार करना। अगला क्वेश्चन आता है कि अगर 2020 से लेके 25 तक हमें ये अचीव करना है, अभी हम 2023 में हैं, तो इस समय हम कहाँ पर हैं, यानी कि इस समय प्रेजेंट में इंडियन इकोनॉमी की जो वैल्यू है वो कहाँ पर पहुंची है। तो IMF की जो रिपोर्ट है जून 2023 में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो रिपोर्ट आई है रिसेंटली, उसमें इंडियन इकोनॉमी की जो GDP वैल्यू, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैंने GDP ग्रोथ रेट नहीं कहा, GDP वैल्यू का मतलब है हमारी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मॉनेटरी वैल्यू, तो वो डॉलर में निकाली जाती है। इंटरनेशनली जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो जून 2023 में IMF ने जो रिपोर्ट अपनी जारी की है उसमें भारत 2023 में 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है। ये एक गुड अचीवमेंट है इंडियन इकोनॉमी का। 3.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं और हमारे पास टाइम है 2 साल का, और हमें बचा हुआ जो भी हमारा टारगेट है 5 ट्रिलियन डॉलर से, उसको अचीव करना है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या ये पॉसिबल है और वे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको इंडिया फॉलो करे, हम ऐसा क्या करें हमारी इकोनॉमी में जिसको फॉलो करके हम अपना बचा हुआ टारगेट 2025 में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस एक क्वेश्चन में जो नई चीजें आपने ऐड की इनको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, आगे कमिंग एग्जाम में बहुत काम आएंगे। फर्स्ट ये कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का जो टारगेट है ये 2019-20 के बजट में रखा गया। सेकंड ये कि इंडिया दैट टाइम प्रेजेंट में ईयर वाइज 2023 में इंडिया 3.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी ऑलरेडी हम बन चुके हैं। और अगर हम लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करें तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारा अमेरिका है, सेकंड नंबर पर चाइना आता है, थर्ड नंबर पर क्या आता है अगर आपको याद हो तो बताएं, तो थर्ड नंबर पर आता है हमारा जापान, फोर्थ नंबर पर आता है जर्मनी, और फिफ्थ नंबर पर 3.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ फिफ्थ नंबर पर हमारा इंडियन इकोनॉमी का नंबर आता है। ये गुड अचीवमेंट है और इंडियन इकोनॉमी ने इस फिफ्थ रैंक को अचीव करने के लिए यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम को पीछे किया है। ये गुड अचीवमेंट था हमारे लिए। तो वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड कौन हो गया, यूके। इंडिया 5th नंबर पर है। होप सो इंडिया 25 तक अपने इस टारगेट को अचीव कर लेगा। तो क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। अगर आप लोग और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कोशिश करेंगे इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है। फिर से देखें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता
है, मतलब इनमें से क्या है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। इसका मतलब 3 पॉइंट ऐसे हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होते, एक पॉइंट ऐसा है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। तो शॉर्ट में पहले हम ये जान लें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं। इन शॉर्ट समझिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद यानी कि वाद मतलब विचारधारा, पूंजी मतलब पैसा, धन, लाभ, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो लाभ पर आधारित हो यानी कि प्रॉफिट ओरिएंटेड इकोनॉमी। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म बोलते हैं। और क्या क्या इसको हम बोलते हैं, इसको हम मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी यानी कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का जो एक डायरेक्शन होता है वो किस तरफ होता है, प्रॉफिट की तरफ। तो प्रॉफिट अर्न करने पर ज्यादा फोकस होता है। क्या किसी देश की अर्थव्यवस्था प्रॉफिट के अलावा किसी और चीज पर भी फोकस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, और वो होता है वेलफेयर ओरिएंटेशन। यानी कि बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है। जो तीसरा है वो इन दोनों का मिक्सचर है, आगे हम आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ इकोनॉमी जो उसका एक कॉन्सेप्ट है वो है बाजार आधारित अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसी साम्यवादी अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेलफेयर ओरिएंटेड इकोनॉमी। हम आगे आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें आपको हम नेटो और यूएसएसआर पढ़ाएंगे। तो उसमें बताएंगे कैसे कोल्ड वॉर में नेटो और यूएसएसआर जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो आपस में हिट कर रहे थे, और उसमें एक जो कॉज था वो उनकी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी भी थी। तो नेटो कंट्री जो थे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते थे, और जो यूएसएसआर था वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता था। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था यानी कि इसमें जो 4 पॉइंट हैं, जाहिर सी बात है इसमें कुछ एक ऐसा है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दिखाई देता है, बाकी 3 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दिखाई नहीं देते। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेसिकली क्या दिखाई देगा, हम आंसर नहीं रटेंगे, हम पहले इसको समझ लेते हैं। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ पर ध्यान देना। तो लाभ के लिए ही सारे काम किए जाते हैं। ऑप्शन के ध्यान से देखते हैं, मूल उद्योगों में विशाल उत्पादन। मूल उद्योग क्या होते हैं, जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं जिन्हें हम इकोनॉमी की कोर सेक्टर कहते हैं। कोर सेक्टर जैसे आयरन, स्टील, ट्रांसपोर्ट, ये सब इकोनॉमी के कोर सेक्टर होते हैं। इन कोर सेक्टर में विशाल उत्पादन क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है? कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उन्हीं क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, फिर वे चाहे मूल उद्योगों में हो या ना हो। तो मूल उद्योगों में विशाल उत्पादन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की गारंटी नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। पहले ये देख लेते क्या नहीं होगा, तो जो होगा अपने आप निकल के आ जाएगा। एकाधिकार का अभाव। एकाधिकार यानी कि मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में किसी अर्थव्यवस्था या बाजार में उत्पादन वितरण पर किसी एक कंपनी या किसी एक शक्ति का अधिकार होता है। तो ऐसा क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, एकाधिकार का अभाव। एकाधिकार का अभाव कहाँ होगा, एकाधिकार का अभाव वहीं पर होगा जहां समानता का सिद्धांत लागू होगा, जहां इक्विटी फॉर ऑल को ध्यान में रखा जाएगा, और यह काम तो सरकार ही कर सकती है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का अर्थव्यवस्था पर एक तरह से हम कह सकते हैं हस्तक्षेप नहीं होता, उनका इंटरफेरेंस नहीं होता। तो इसका मतलब है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एकाधिकार का अभाव नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वे नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करके अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी ला करके बाजार को अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं। क्वालिटी बेस्ड अच्छे प्रोडक्ट दे करके वे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को, ग्राहक को, उपभोक्ताओं को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एकाधिकार पाया जाता है, तो इसका मतलब है कि यह भी इसका आंसर नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एकाधिकार का अभाव होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तीसरा है पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार एक तरह से जनता की भलाई के लिए उद्देश्य से किया जाने वाला प्रयास है, जिसमें एक निश्चित आयु के सभी व्यक्ति जो कि आर्थिक क्रियाओं को करने में सक्षम होते हैं, उनको रोजगार देने का प्रयास किया जाता है। भला ऐसा प्रयास पूंजीपति क्यों करेंगे?
पूर्ण रोजगार की स्थिति या पूर्ण रोजगार पाने का उद्देश्य तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्थाओं यानी कि साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता है, यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाया जाने वाला गुण नहीं है। तो पूर्ण रोजगार जैसी स्थिति गारंटेड पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होगी, इसकी कोई संभावना नहीं बनती। तो यह भी आंसर हमारा नहीं होगा। कुल मिलाकर के यह भी रॉन्ग आंसर है। बचता क्या है? उत्पादन के साधनों पर निजी ऑब्लिक व्यक्तित्व स्वामित्व। जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था को हम डिवाइड करते हैं या उनको सेपरेट करते हैं कि कोई देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है या साम्यवादी है, एक लाइन में अगर इसको हमें समझना हो तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था के संसाधनों पर स्टेट यानी कि सरकार का नियंत्रण है तो वह साम्यवादी देश होगा या कल्याणकारी देश होगा। लेकिन अगर किसी देश की संसाधनों पर, देश में उपलब्ध संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, बल्कि उसको इस्तेमाल करने की, उन संसाधनों का इस्तेमाल, उपभोग करने की पूर्ण स्वायत्तता है, पूर्ण स्वतंत्रता है, तो ऐसे देशों को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रख सकते हैं। उत्पादन के साधनों पर निजी ऑब्लिक व्यक्तित्व स्वामित्व, ये हमारा राइट आंसर है। इसका मतलब है कि जो उत्पादन के साधन हैं, वैसे तो उत्पादन के बहुत सारे साधन हैं, सिंपली इनको हम समझ सकते हैं, उत्पादन के जो साधन हैं उनको आप समझ सकते हैं कि इनको दो भागों में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक साधन या प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधनों में हमारा बेसिकली आता है कच्चा माल, या नेचर ने जो भी हमें दिया है वो सब प्राकृतिक संसाधन है। इसी को हम उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो उत्पादन का संसाधन है वह है श्रम संसाधन, श्रम संसाधन, और इस श्रम संसाधन को हम लेबर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और यही श्रम संसाधन हमारी कुल जनसंख्या में वह आयु वर्ग का व्यक्ति या हमारी कुल जनसंख्या का वह भाग जो आर्थिक क्रियाओं को करने में सक्षम होता है उसे श्रम संसाधन कहते हैं। इसी को हम ह्यूमन रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन और श्रम संसाधन, इन्हीं से तो उत्पादन संभव होता है। हालांकि पूंजी, ट्रांसपोर्ट, वो सब आएगा, सब इसी के अंतर्गत आएगा, लेकिन अगर नॉर्मली देखें हम तो ये दो आएंगे। अगर किसी देश के उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण है, स्टेट का कंट्रोल है, तो वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। यानी कि इन संसाधनों का कैसे और कितनी मात्रा में और कौन किस प्रकार से दोहन कर सकता है, उत्पादन में उनको इस्तेमाल कर सकता है, इसका नियंत्रण जब सरकार के पास होता है और सरकार से अनुमति लेने के लिए लाइसेंस बढ़वाना पड़ता है, यानी कि लाइसेंस प्रणाली होती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था। और जहां पर इन संसाधनों के दोहन के लिए सरकार से बार बार अनुमति नहीं लेनी होती और इनकी स्वायत्तता होती है, निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, ऐसे देशों को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है, आंसर डी यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम जब बताएंगे, टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, तो बताएंगे कि यह पूंजीवादी व्यवस्था किन देशों के लिए उपयुक्त है, क्या भारत को भी पूंजीवाद अपना लेना चाहिए। यूपीएससी मेंस, आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस पर हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। ऑप्शन ए, धन की न्यून कार्य क्षमता। ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति कम आय या प्रति व्यक्ति आय में कमी। ऑप्शन सी, पूंजी निर्माण की न्यून दर। न्यून दर मतलब, न्यून मतलब कम, आगे इसको और हम बताएंगे विस्तार से। प्राकृतिक संसाधनों की कमी। 4 ऑप्शन है, हमें भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण जानना है और बताना है कि इनमें से कौन से नहीं है। मैंने आपको कहा कि 3 जो इसके आंसर नहीं है वो किसी दूसरे 3 क्वेश्चन के आंसर आपके लिए बन सकते हैं। इस तरह से इसको हमें एक्सप्लेन करना है। धन की न्यून कार्य क्षमता। धन की न्यून कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है? पूंजी की उत्पादकता। पूंजी की उत्पादकता का कम होना।
क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजी की उत्पादकता कम है? पूंजी की उत्पादकता से मतलब है जैसे 1 रुपया अगर इन्वेस्ट करो तो बदले में उत्पादन कितना होता है, 4 रुपए इन्वेस्ट करो तो बदले में क्या होता है। हम जब भी किसी देश में उत्पादन क्षमता को देखते हैं तो सबसे पहले पूंजी की उत्पादकता को देखते हैं। इसे एक फार्मूले में आगे आपको हम बताएंगे, ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब होता है कि पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई का निवेश करने पर उत्पादन की कितनी अतिरिक्त इकाइयां प्राप्त होती हैं। इनके बारे में जब हम जानकारी लेते हैं, हम और आप सभी पैसे के बारे में बहुत गंभीर होते हैं और होना भी चाहिए। तो जब भी हम अपना पैसा कहीं लगाते हैं तो उसका जो फीडबैक है वो जरूर देखते हैं कि भाई हमने ये 1 रुपया लगाया, हमने 1 लाख रुपया लगाया तो बदले में हमको क्या मिला। जैसे हमने बैंक में इन्वेस्ट किया, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो उसके बदले वो 1 लाख तो हमारा ही है, बट उसके अलावा जो प्लस में होकर के हमको मिला है वो क्या है, पूंजी की उत्पादकता। जैसे सपोज दैट आपने किसी बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपको साल भर बाद 1,10,000 रुपए प्राप्त हुआ, तो आपके जो फील्ड है जिसमें आपने निवेश किया उसमें 1 लाख रुपए की उत्पादकता उसकी 10% निर्धारित हुई, आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है। इस एक्स्ट्रा बेनिफिट को ही हम क्या कहेंगे, पूंजी निर्माण। ठीक है, तो इसको ये डिपेंड करता है पूंजी की उत्पादकता पर। कुछ देशों में कम पैसा लगाने पर ज्यादा उत्पादन होता है, कहीं ज्यादा पैसा लगाने पर कम उत्पादन होता है, क्योंकि पूंजी की उत्पादकता किसी देश के बहुत सारी चीजों पर, जैसे उस देश की राजनीतिक संरचना, सामाजिक संरचना, उस देश का कोर सेक्टर, लेबर स्टैंडर्ड क्या है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में मैंने पैसा तो बहुत लगा दिया लेकिन बाकी चीजें मेरे अनुकूल नहीं है। जैसे लाइट बार बार चली जाती है इंडिया में, आप जानते ही हो, कोई भी काम करने जाओ लाइट का इश्यू सबसे पहले होता है, तो लाइट चली जाती है, अच्छे लेबर हमें नहीं मिलते, ट्रांसपोर्टेशन की हालत आप देखते ही हैं, हाईवेज पर भी कभी कभी कितना ट्रैफिक और दूसरी चीजों की वजह से टाइम डिले होता है। टाइम डिले मतलब पूंजी की लागत बढ़ना, उत्पादन की लागत बढ़ना, यानी कि उत्पादन की लागत जितनी ज्यादा होगी पूंजी की उत्पादकता उतनी ही कम होगी। और उत्पादन की लागत जो है वो जिन जिन बातों से प्रभावित होती है वे सभी बातें पूंजी की उत्पादकता को कम और अधिक करने के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। तो किसी भी देश में पूंजी की उत्पादकता कम होना इस बात का संकेत है कि उस देश का जो आधारभूत क्षेत्र है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक कॉस्ट कम नहीं होगी, और जब तक कॉस्ट कम नहीं होगी वो पूंजी की उत्पादकता नहीं बढ़ेगी। इसीलिए सरकार समय समय पर आर्थिक सुधार की प्रक्रिया लेकर के आती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आप जानते ही हैं कि जो पूंजी की उत्पादकता है वो शुरू से ही कम है, यानी कि ये वाला तो आंसर है पूछा है। और कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं है, तो ये लक्षण है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय में कमी। प्रति व्यक्ति आय हमारी बहुत कम है अभी भी, क्योंकि राष्ट्रीय आय कम है। आगे आपको बताएंगे, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। और राष्ट्रीय आय कहां से प्राप्त होती है, घरेलू आय से। घरेलू आय को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूरा टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे। अभी तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, अदरवाइज हम टॉपिक से भटक जाएंगे। तो जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, घरेलू उत्पाद है, इस घरेलू उत्पाद में जब हम विदेशी आय व्यय को एडजस्ट कर देते हैं तो ये राष्ट्रीय आय बन जाती है। और इसी राष्ट्रीय आय में जब हम जनसंख्या का भाग देते हैं तो वो प्रति व्यक्ति आय बन जाती है। और प्रति व्यक्ति आय कम होना 2 संकेत देता है। पहला संकेत ये, या तो हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत तीव्र है, या तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय बहुत ही कम है। और भारत में ये दोनों ही चीजें हैं। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेस कंट्री ऑलरेडी हम बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में और जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, अगर उस रफ्तार से प्रति व्यक्ति आय या उससे ज्यादा स्पीड से प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होती। इसका मतलब है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय की कमी एक मुख्य विशेषता नहीं कहेंगे, अवगुण है, नहीं होना चाहिए, पर है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में ये बहुत दिखाई देता है आरंभ से ही अब तक।
तो ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि निम्न प्रति व्यक्ति आय में कमी हमारा एक लक्षण है। पूंजी निर्माण की न्यून दर, मैंने अभी इसमें आपको बताया था पूंजी निर्माण किसे कहते हैं। जैसे आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया, तो 1 लाख रुपए निवेश करने के बाद इसमें जो प्लस हुए, यानी कि 1,10,000 रुपए आपको प्राप्त हुए। 1 लाख तो आपकी ही पूंजी है, जो प्लस मिला वो क्या है 10,000, यानी कि 10,000 पूंजी का निर्माण हुआ। इसे हम कहेंगे पूंजी निर्माण। तो 1 लाख रुपए लगाने पर 10,000 पूंजी का निर्माण हुआ या 10,000 पूंजी प्राप्त हुई। यह पूंजी निर्माण की दर है। जब इसे परसेंटेज में निकालेंगे, अनुपात में निकालेंगे तो दर मिल जाएगी। और भारत में इसकी स्थिति क्या है, जाहिर सी बात है कि अगर पूंजी की उत्पादकता कम है तो पूंजी निर्माण की दर भी धीमी ही होगी। अब पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपका अपने सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा और जाहिर सी बात है आप चीज़ों को और बेहतर समझ पाएंगे। तो पूंजी की उत्पादकता को बढ़ा करके ही हम पूंजी निर्माण की दर को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर यह हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि यह भारत की अर्थव्यवस्था में दिखाई देता है कि पूंजी निर्माण की दर बहुत कम है, क्योंकि उत्पादकता दर कम है, क्योंकि लागत ज्यादा है, क्योंकि आधारभूत संरचना का विकास पूरी तरीके से हमारे यहाँ नहीं हो पाया। अब बचता क्या है, यानी कि आंसर ये भी नहीं है, आंसर ये भी नहीं है, आंसर ये भी नहीं, क्योंकि ये तीनों चीजें हमारे यहाँ है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देशों की खूबी ही यही होती है कि यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं होती, चाहे वह प्राकृतिक संसाधन हो, मैंने अभी पीछे आपको बताया, चाहे मानव संसाधन हो। तो मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन की बहुलता के कारण ही तो भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। तो प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, भारत इस मामले में संपन्न देश है। ये होगा आपका राइट आंसर। अब इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी दूसरी चीजें भी आपको पता चल पा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए वही क्वेश्चन जिस पर हम लोग बात कर रहे थे। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। अल्प विकसित मतलब अंडर डेवलप, इसको हम विकासशील भी कह सकते हैं। इनके डिटेल्स में इनमें क्या अंतर है ये आपको हम बताएंगे जब टॉपिक पढ़ाएंगे, तब यहाँ पर आप समझें विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री। विकासशील देश भारत को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इनमें से कौन सी विशेषता भारत में है जिसकी वजह से भारत को विकासशील देश कहा जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, नियोजन की आवश्यकता के कारण। इसमें आपको कूट का प्रयोग करना है, यानी कि एक से अधिक सही आंसर हो सकते हैं, तो बहुत पेशेंस के साथ पहले पढ़ेंगे, जल्दबाजी कभी नहीं करना होता है आंसर देने में। नियोजन की आवश्यकता के कारण, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। जैसे इंडिया में अभी तक पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, तो वो क्या थी, प्लानिंग होती थी, विकास की 5 वर्षों की प्लानिंग होती थी, जिसमें हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग मिलकर के पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन करते थे। अब इन दोनों को समाप्त करके नीति आयोग शुरू कर दिया है। तो नीति आयोग भी क्या करता है, प्लानिंग करता है। प्लानिंग में अंतर है, उनकी पंचवर्षीय योजनाओं की प्लानिंग अलग होती थी, नीति आयोग की प्लानिंग अलग है। यह 15 वर्षीय दृष्टिकोण पत्र तैयार करता है। लेकिन नियोजन की आवश्यकता तो भारत में है, पर क्या नियोजन की आवश्यकता इसलिए है कि भारत एक विकासशील देश है? नहीं, नियोजन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है और विविधताओं से भरे हुए देश में समान विकास करने के लिए, सभी को विकास के समान अवसर प्रदान करने के लिए एक प्लानिंग की जरूरत होती है। तो नियोजन की आवश्यकता विकासशील देश की विशेषता नहीं है, मतलब यह हमारा आंसर नहीं है। सेकेंड है, तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण। अब देखिए हम देखते जाएं कि क्या इसमें हमारे आंसर मैच कर रहे हैं, क्योंकि कूट के आंसर हमें चेक करने हैं, कूट के आधार पर इसमें गिनना है। तो तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि, बिल्कुल तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है, भारत की एक विशेषता है। और मैंने आपको बताया था विकासशील देश होने का मतलब ही है संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता, और संसाधन 2 प्रकार के बताए, प्राकृतिक संसाधन और
दूसरा क्या बताया, मानव संसाधन। तो मानव संसाधन कहाँ से आएगा, जब जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होगी तभी तो मानव संसाधन आएगा। इसका मतलब है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि तीव्र है, यह भी विकासशील देश होने का ही एक लक्षण है। तो ये वाला पॉइंट हमारा सही दिखाई दे रहा है। कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण वास्तव में क्या भारत को विकासशील देश कहना उचित होगा, इस पर विचार करें। कृषि पर निर्भरता, अब यहाँ देखिए हमें यह भी ध्यान देना है कि कौन से ऑप्शन हमारे तैयार हो रहे हैं, कौन से ऑप्शन पर हम आंसर टिक कर सकते हैं। कृषि पर अधिक निर्भरता क्या विकासशील देश होने का लक्षण है? बिल्कुल नहीं। इसको एक बार हम लोग फिर से देखें और फिर से एक बार देखें शुरू से। नियोजन की आवश्यकता के कारण, नियोजन की आवश्यकता मैंने आपको बताया था, नियोजन की आवश्यकता कब पड़ती है, जब देश में विविधताएं होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग विकास होता है, बहुत सारे सामाजिक वर्ग होते हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक वर्ग होते हैं, तो सभी वर्गों को समान विकास उपलब्ध कराने के लिए हमें प्लानिंग करनी होती है। दूसरा, तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण भारत को विकासशील कहना होगा, ये भी सही है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है, इसका मतलब आप विकासशील हैं, आपके जो मानव संसाधन है उसकी बहुलता है, आपके देश में उसकी कोई कमी नहीं है। कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण क्या किसी देश को विकासशील देश कहना उचित होगा? देखिए, कृषि पर अधिक निर्भरता इस बात का संकेत होता है कि उस देश में उद्योगों और सेवाओं का तीव्र विकास नहीं हुआ। किसी भी देश की, भारत की बात करें, अर्थव्यवस्था के 3 पार्ट होते हैं, अर्थव्यवस्था 3 हिस्से में बटी होती है। पहला क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, इसे हम कृषि से जोड़ते हैं। द्वितीय क्षेत्र, इसे हम उद्योगों से जोड़ते हैं। तृतीय क्षेत्र, इसका संबंध सेवाओं से होता है। तो ये जो प्राथमिक क्षेत्र है, इस पर निर्भरता अधिक होना वास्तव में इस बात का संकेत है कि हमारे यहाँ अभी उद्योग और सेवाएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई हैं। निश्चित तौर से ये भी विकासशील देश का ही लक्षण है। औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण, अब औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण क्या भारत को विकासशील देश कहना सही होगा? बिल्कुल होगा। कृषि पर निर्भरता ही इसीलिए है क्योंकि औद्योगिक उन्नति भली प्रकार से नहीं हो पाई। अगर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो गई होती तो कृषि पर निर्भरता नहीं होती, बल्कि कृषि से निर्भरता शिफ्ट होकर के कहाँ आ जाती, वो द्वितीय क्षेत्र यानी कि उद्योगों में आ जाती। तो निश्चित तौर पर 2, 3 और 4 ऑप्शन यहाँ सही दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पर गलत दिखाई दे रहा है। तो इसे हम, इन 3 आंसर को हम ढूंढेंगे। इनमें पहले नहीं, पहले आप आंसर देखिएगा, टॉपिक देखिएगा, फिर देखिए ये कूट कहाँ सही बैठ रहा है। 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि भारत एक विकासशील देश है, इसलिए बाकी तीनों जो विशेषताएं हैं वे भारत में इसलिए हैं क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, क्योंकि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा इसको इस तरह देखें कि जब आप अपनी स्टडी करने बैठोगे तो इस स्टडी में हो सकता है कि पूरे सिलेबस में आपको प्रॉब्लम ना हो, किसी पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उस चैप्टर को आप बार बार रिवाइज करके इन क्वेश्चन के माध्यम से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, व्याख्या के माध्यम से उनको समझ सकते हैं। तो आप उसी फील्ड पर फोकस करेंगे जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। निश्चित तौर पर अगले एग्जाम में आप उस फील्ड में पिछले एग्जाम से ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से इसको लीजिएगा, बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके लिए। क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता में 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, चलिए इनको ध्यान से देखते हैं। कृषि की प्रधानता, कृषि की प्रधानता भारतीय अर्थव्यवस्था में आरंभ काल से ही है और आज भी दिखाई दे रही है। उद्योगों की प्रधानता नहीं, क्योंकि उद्योग, मैंने अभी बताया, उद्योग भारत में उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जहां हम ये कह सकें कि उद्योग प्रधान है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। तो दूसरा वाला सही नहीं हो सकता। न्यून प्रति व्यक्ति आय में कमी भारत का एक विशेष लक्षण है। वृहद बेरोजगारी, निश्चित तौर पर वृहद बेरोजगारी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, यानी कि कृषि की प्रधानता भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण है।
प्रति व्यक्ति आय में कमी भारत का विशेष लक्षण है, और बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि यह भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखी जाती है। आप सब तो अपने से ही अंदाज लगा सकते हैं एक एक वैकेंसी के लिए कितनी मारामारी है। ये इसलिए हो पाया है, ध्यान दीजिएगा, कि हमारे पास बहुत सारा मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, पर इन मानव संसाधनों को, ह्यूमन रिसोर्सेज को जो रोजगार प्रोवाइड हम कराने चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास नहीं है। तो इसकी वजह से बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उद्योगों की प्रधानता भारत में नहीं है। ये 3 ऑप्शन के साथ हम 1, 2, 1, 3, 4 के साथ हमारा आंसर डी राइट आंसर होगा। इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने के लिए कुछ नहीं है। कृषि की प्रधानता का मतलब है, चाहे रोजगार की दृष्टि से देखें, बेसिकली या रोजगार की दृष्टि से अगर देखें तो आज भी भारत की कुल मानव संसाधन का 50% के लगभग जो है, लगभग 43% के आसपास की जो मानव संसाधन है। देखिए, कुल जनसंख्या नहीं, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कुल जनसंख्या में वो सभी लोग आ जाते हैं जो इस देश में, जो देश की जनसंख्या है, इसमें बच्चे, बुजुर्ग, यूथ सब आ जाएगा, पर इनमें से जो आर्थिक क्रियाओं को करने में सक्षम है वही है हमारा मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज या लेबर फोर्स। इस लेबर फोर्स का वह पार्ट जो कि रोजगार में प्राप्त है, जिसके पास रोजगार है, उसे हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। तो आज इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन में जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र के लिए है? कृषि पर, यानी कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर में केवल खेती बाड़ी नहीं आती, अलाइड सेक्टर यानी कि संबद्ध क्षेत्र, उससे जुड़े हुए अन्य क्षेत्र जो खेती बाड़ी से ही जुड़े हैं, कृषि से ही जुड़े हैं। रोजगार के लिए सबसे ज्यादा निर्भरता आज भी भारत में कृषि पर ही है। तो हम कह सकते हैं कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता बना हुआ है। न्यून प्रति व्यक्ति आय, मैंने बताया आपको, राष्ट्रीय आय धीमी दर से है, जनसंख्या तीव्र दर से है। हालांकि जनसंख्या वृद्धि में पिछले विगत दशकों के मुताबिक कमी आई है, लेकिन यह कमी अभी भी बहुत ज्यादा है। तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है, ये भी साफ दिखाई देता है। और जाहिर सी बात है कि रोजगार के अवसर भी कम है, तो बेरोजगारी ज्यादा पाई जाएगी। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें हम, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, और मैक्सिमम एग्जाम में मैंने देखा रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, पर ये करंट इकोनॉमी से रिलेटेड होने की वजह से आप इसके पुराने आंसर को नहीं रट सकते। जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका वही पुराना आंसर चलता रहेगा, पर इसका आंसर हर साल बदल जाएगा। क्वेश्चन यही रहेगा पर आंसर बदल जाएगा, करंट इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो ये जो क्वेश्चन है, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछा गया हो, आपने देखा हो, उस समय आंसर दूसरा हो, लेकिन हम आपको जो आंसर अभी बताएंगे वो आज के करंट अपडेट को लेकर के बताएंगे। और जो मेरे पास करंट डेटा है वो है जून 2023 का, और ये डेटा प्रोवाइड कराया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। और इस डेटा के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था, हाँ पहले इसकी बात कर लो अमेरिका की, इस डेटा के अनुसार विश्व की जो प्रथम अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो कौन सी है? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पर है अमेरिका, यानी कि यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था की वैल्यू कैसे निकालते हैं पहले ही बता दिया मैंने, जीडीपी वैल्यू के अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था की वैल्यू यहाँ पर निकाली जाती है। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि फर्स्ट रैंक पर आ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न है इसके बाद दूसरी अर्थव्यवस्था, तो नए डाटा के हिसाब से भी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड जो है वो है चीन। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पर बना हुआ है। तीसरी अर्थव्यवस्था का नाम में क्या आ जाएगा, हम आपको करंट अपडेट करा दें तो तीसरी अर्थव्यवस्था यहाँ पर आ जाएगी जापान की, और चौथे स्थान पर आ जाएगा जर्मनी। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और भारत की इकोनॉमी की जो वैल्यू है वो है $3.7 ट्रिलियन।
ट्रिलियन डॉलर। इसको हम डॉलर में मेजरमेंट करते हैं क्योंकि विश्व स्तर पर आंकड़े निकाले जाते हैं। तो डॉलर किसका? यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डॉलर। 3.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है अकॉर्डिंग टू IMF न्यू डेटा। अब इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत किसको पीछे करके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो जो आज 6 नंबर पर है उसी को भारत ने पीछे किया और 6 नंबर पर है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। तो ब्रिटेन को 5वें से 6ठे नंबर पर धकेल कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर होगा ए, चाइना अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पर आने वाले एग्जाम के लिए आप एक और क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और इनमें भी एक तो सीक्वेंस याद रखना है आपको 5 इकोनॉमी का, और उससे भी बड़ी ये नाम आगे पीछे करके आपसे पूछा जाएगा, इनको सीक्वेंस में लगाइए। तो बढ़ते क्रम में घटते क्रम में आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा भारत के ऊपर और भारत के नीचे कौन से देश हैं, क्योंकि हमें खतरा है नीचे जाने का और हमारा प्रयास है ऊपर जाने का। तो हमें किसको चेस करना है? जर्मनी को। जर्मनी हमारे टारगेट पर है, इसको पीछे करना है। और किसको हमने पीछे किया है, किससे हमें चैलेंज मिल रहा है, वो है ब्रिटेन। तो जाहिर सी बात है ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में भारत, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन बना हुआ है। और आप देखते हैं आज दुनिया में सबसे ज्यादा आर्थिक विवाद, जिन्हें हमने इकोनॉमिक ट्रेड यानी कि ट्रेड वॉर के रूप में जाना भी था, ये अमेरिका और चीन के बीच में ही दिखाई देता है, क्योंकि अमेरिका की कुर्सी छिनने वाली है और चाइना बहुत तेजी से लगा हुआ है अमेरिका के पीछे। अमेरिका अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ा करके चाइना को पीछे करना चाहता है। निश्चित तौर पर इन दोनों कंट्री पर फोकस रहता है। क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। समझ में आ गया? इसमें आप इसको नोट कर लीजिएगा, करंट क्वेश्चन अभी इसमें आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन में सरकार द्वारा किए गए हैं का भाग नहीं है? निम्न में से कौन से आर्थिक सुधार, मतलब ये आर्थिक सुधार सरकार ने कहाँ किए हैं? दूसरी पीढ़ी के सुधार, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म। इकोनॉमी में जो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए हैं, उनमें इनमें से कौन सा एक है जो उसका पार्ट नहीं है? यानी कि इनमें से 3 ऐसे हैं जो दूसरी पीढ़ी के सुधारों में शामिल हैं, कोई एक है जो उनसे बाहर है, उस पर हमें बात करना होगा। दूसरी पीढ़ी के सुधार का मतलब है कि ऐसे सुधार जो आने वाली जनरेशन के भी काम आएंगे। खासतौर से इनका जो संबंध है वो है 1991 के आर्थिक सुधारों से। 1991 के आर्थिक सुधारों पर हम बात करेंगे जब आपको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बताएंगे। NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की हम बात करेंगे। ये 1991 के सुधार थे, लेकिन इसके बाद सरकार निरंतर सुधार कर रही है और इन 1991 के बाद के होने वाले निरंतर सुधार को सरकार ने दूसरी पीढ़ी के सुधारों में रखा है। इनमें क्या है? तेल के क्षेत्र में सुधार, बिल्कुल, क्योंकि तेल यानी कि फ्यूल, इसमें हम कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे उसका दूसरा विकल्प ढूंढ के लाएं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा आयातक है कच्चे तेल का और इस पर हमारी बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा हम व्यय करते हैं। तो इसको कैसे सरकार सुधारे, इस पर बात कर रही सरकार ने। सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र का सुधार का मतलब है कि जो पब्लिक सेक्टर्स, जो सरकार के अंडरटेकिंग, जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे सुधारा जाए। जैसे पब्लिक सेक्टर्स, बैंक, पब्लिक सेक्टर्स, अदर इंडस्ट्री, जितने भी हमारे आगे हम बात करेंगे, इन्हीं के अंतर्गत सरकार ने जो बहुत सारे मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न के कॉन्सेप्ट लेकर के आई सरकार, ताकि पब्लिक सेक्टर्स जो इंटरप्राइजेज हैं, इनकी परफॉर्मेंस को बेटर किया जा सके, इनकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये लॉस में जा रहे थे। तो उसके लिए सरकार ने बैंकिंग सुधार में
आगे आपको हम बताएंगे, सरकार ने बड़ा ही अच्छा काम किया है इसमें। इंद्रधनुष सुधार सरकार ने किया है बैंकिंग सेक्टर में। इंद्रधनुष सुधार एक मिशन इंद्रधनुष है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों के वैक्सीनेशन है से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। लेकिन इंद्रधनुष सुधार, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो बैंकों में 7 बिंदुओं से सुधार से संबंधित योजना चलाई, इंद्रधनुष योजना। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार से ही संबंधित है। न्यायिक क्षेत्र में सुधार, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि न्यायिक क्षेत्र का संबंध आर्थिक सुधारों से कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, यह आंसर में नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखें कि कौन सा आंसर हमारा नहीं है। तेल क्षेत्र में सुधार आंसर होगा, यानी कि यह दूसरी पीढ़ी के सुधार में शामिल होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, यह भी दूसरी पीढ़ी में सुधार होगा। लेकिन न्याय क्षेत्र में सुधार यह शामिल नहीं होगा। शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार, अभी भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे बैंकों में सुधार किया, ऐसे ही सरकार आरबीआई में सुधार कर रही है। आरबीआई के जो फंक्शन है उसमें बहुत सारे रिफॉर्म किए। शेयर मार्केट के जो नियामक यानी कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेबी, उसमें बहुत सारे रिफॉर्म किए। तो ये सारे रिफॉर्म किससे संबंधित है? शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार से संबंधित है। लेकिन न्यायिक क्षेत्र में सुधार इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन है कौन सा आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन में संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर होगा सी, यानी कि ये 3 इनमें संबंधित नहीं है। निश्चित तौर पर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब केवल यही नहीं होता राइट आंसर देख लेना, इवन उनकी जो व्याख्या है उनको अच्छे से समझना, चारों ऑप्शन पर डिटेल से बात करना, और उनके जो करंट में जो फैक्ट हैं, जो चेंज हो गए हैं, उन्हें अपडेट करते रहना। तब जाकर के हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट होते हैं। इस बेसिक कॉन्सेप्ट का अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। होप सो आपने इसको एंजॉय किया होगा। थैंक यू।